सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन प्लेनेट नौहर पर। तो सबसे पहले तो आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई नया वीडियो बनता है तो तुरंत आपके पास वो पहुंच जाए। हमने कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसका हमने एक वीडियो पहले इसमें देखा था जिसमें भारत का इतिहास किस प्रकार से प्रारंभ में रहा और उसके बाद में कैसे महाजनपद काल में जो महाजनपद थे उनके बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन से थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जहाँ से अपने पीछे छोड़ा था उसके आगे से हम इसको प्रारंभ करते हैं और मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एवं चालुक्य साम्राज्य, ये हमारा शेष इसमें भाग रह गया था। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं आज मौर्य वंश से। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय से हुआ। जो इसमें छोटी छोटी बातें सामने आती है कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में जो आविर्भाव हुआ था वो हर्यक वंश के समय से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में कौन से वंश से आविर्भाव हुआ था, कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो हर्यक वंश इसका उत्तर होगा। और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग, ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घननंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। तो भारत की पश्चिम की सीमा थी, उस पर सिकंदर का आक्रमण था और वहाँ से वो परेशान थे। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक का उसका समय था, यानी इसने 24 वर्ष तक उसका शासन रहा। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम जो नंद शासक था घननंद, उसको पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक रूप से उसने एक विजय अभियान चलाया और विजय अभियान चलाकर उसने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि हो जाने के बाद में सिल्यूकस से उसने 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया था। तो सिल्यूकस निकेटर को उसने पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में और उसके बाद में संधि हो गई और संधि में उसने 500 हाथी लिए।
500 हाथी लेकर क्या दे दिया उसको, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसको दे दिया। और सिलूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेज दिया। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग शामिल थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था। तमिल ग्रंथ एहनानुरु और मुरनानुरु से, अब कौन से ग्रंथों से जानकारी होती है? तमिल ग्रंथ है एहनानुरु और मुरनानुरु। यहाँ से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था और वृद्धावस्था में उसने भद्र भाव से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और 298 ईसा पूर्व में उसने श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। मृत्यु हुई थी उसकी इच्छा मृत्यु के रूप में, उसने उपवास किया और अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म में इस प्रकार की एक परंपरा है, संथारा के नाम से जिसको कहते हैं। तो उसमें जो जैन साधु होते हैं वो इसी प्रकार से अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके चंद्रगुप्त ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद में 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन रहा था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। अब बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। जैन ग्रंथों में उसको सिंहसेन कहा गया है और यूनानी लेखक इसको अमित्रोचेट्स कहते थे। ये सब एक ही बिंदुसार का ही नाम है। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन भी उसमें बन सकते हैं। तो बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीता और मगध साम्राज्य में उसको सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया था। और बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। और प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेली द्वितीय ने डियोनिसियस नामक मिस्री राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो मिस्री राजदूत कौन सा था जो उसके दरबार में रहता था? डियोनिसियस। इसके बाद में अशोक का शासन आया। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उनका शासन रहा। लगभग ये समय हो गया 41 वर्ष का। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अशोक ने अधिकार कर लिया। और दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानापिय तथा देवानापियदस्सी उपाधियों से अशोक को विभूषित किया गया। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे उसे एक पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष के बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत, अब देखिए, तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग शामिल था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। एक इतिहास में एक प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग, जिसने अशोक का जीवन बदल दिया था। तो कलिंग पे आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। हाथी गुम्फा जो है अभिलेख है,
उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था और इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली तथा तोसाली बनाई गई। शर्मण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त कर ली और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी कल्हण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले। बाद में वह गुरु मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आ गया और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया जिसके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये उसने 4 गुहाओं का निर्माण कराया था आजीविकों के निवास के लिए। और उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया। देखिए, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया। 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की और रुमंदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमिकर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। और अशोक के अभिलेखों में चोल और चेर, पांड्य तथा केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। और राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अगला टॉपिक है इसका धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अब एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, धम्म क्या है? तो हम बताएंगे। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसको धम्म कहा गया। और अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। तो अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ दी गई है? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। धम्म क्या है? पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य और कर्म शुद्धि से यही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। तो भब्रू शिलालेख के अनुसार जो अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। और इसमें सांची है, सांची रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई थी, किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। धम्म यात्रा। अशोक से पहले विहार यात्राएं की जाती थी जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे और अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। देख कितना बड़ा बदलाव आया था अशोक के जीवन में कि किस प्रकार से वो नरसंहार करने में उसको जैसे आनंद आता था। कलिंग के युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। तो उससे पहले जो राजा विहार यात्राएं, सैर सपाटे के लिए यात्राएं करते थे जिसमें राजा पशुओं का शिकार करता था, तो अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अगला टॉपिक है अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक राजूकों तथा युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया था। अब अनुसंधान का वैसे सामान्य अर्थ होता है कोई खोज वगैरह से इसका संबंध होता है, लेकिन जो
इस पाठ में इसका मौर्य साम्राज्य के साथ में जो इसका नाम आया अनुसंधान का, तो यहाँ अनुसंधान का मतलब है राज्य के कर्मचारी प्रादेशिक राजकों और युवकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए जो यात्रा पर भेजा जाता था, इसको लेखों में अनुसंधान कहा गया। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना, उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। धम्म महामात्र ऐसे उसने पदाधिकारी नियुक्त किए थे जो इस प्रकार से लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करते थे। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, और उसकी प्रेरणा कहाँ मिली उसको? ईरानी राजा दारा यानी डेरियस प्रथम से उसको प्रेरणा मिली। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उनके अभिलेख ख्रोष्ठी लिपि में। तो भी प्रश्न हो सकता है कि अशोक के ख्रोष्ठी लिपि में अभिलेख कहाँ मिले थे? तो मनसेरा और शाहबाजगढ़ी से जो प्राप्त अभिलेख हुए वो ख्रोष्ठी लिपि में थे, और बाकी के जो उसके अधिकांश अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्णित हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेखों में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। अब अशोक के अभिलेख पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ था? जेम्स प्रिंसेप। ताम्रपर्णी, श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा गया है, तो ताम्रपर्णी के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम्पिय की उपाधि धारण की थी। उपाधि थी देवनाम्पिय। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को भी आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा, और यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। अब अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण से मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध प्रशासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी, और वृद्धर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके जो ब्राह्मण मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली थी। अब मौर्य का प्रशासन किस प्रकार से था और किस प्रकार से उनकी व्यवस्था थी, उसके बारे में चर्चा करनी आवश्यक है। तो मौर्य प्रशासन हमारा नेक्स्ट इसका टॉपिक है। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग, कितने अंग निर्दिष्ट किए थे, कितने अंग बताए थे? 7 अंग बताए थे। कौन कौन से थे वो? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। अब देखिए एक शब्द आ गया यहाँ, उपधा परीक्षण। तो उपधा परीक्षण क्या था? राजा द्वारा
मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति करते समय जो उसके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी, उसको इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे और मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्रिपरिषद था। अब केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। 18 विभाग और कहा गया उनको तीर्थ। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। समाहर्ता मुख्य कार्य था राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा और वार्षिक बजट बनाना। इसके बाद में सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाए। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि संबंधिता, पण्याध्यक्ष व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लूनाध्यक्ष बूचड़खाना, विविधताध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आठविक इत्यादि। ये आठविक वन से संबंधित था। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न प्रकार के कर्मचारी होते थे, या निम्न स्तर के जो उनसे नीचे कर्मचारी थे वो उनके नियंत्रण में काम करते थे। ये तो थी केंद्रीय शासन की व्यवस्था। प्रांतीय प्रशासन, अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पहला उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। तो प्रांतीय शासन या तो कुमार, राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र, ये पदाधिकारी था। प्रांत विषयों में विभक्त थे, जो विषय पत्तियों के अधीन होते थे, और जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक, जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था। ये हो सकता है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। सबसे प्रशासन की छोटी इकाई थी गोप, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। और समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों कार्यों की जांच करता था। जो नगर का शासन था वो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कि 6 समितियों में विभक्त था। जो 6 समितियां थी, उन समितियों में प्रथम समिति थी उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण, दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करना, तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, चौथी समिति व्यापार वाणिज्य को देखना, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य व्यवस्था, सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में बांटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। जो 5 विभाग थे वो थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था, और सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित बहुत एक विशाल सेना थी। अगला टॉपिक है न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला था धर्मस्थीय। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण
3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मास्त्य एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाका, लूट का मामला जिन्हें साहस कहा जाता था, ये ध्यान रखिए, चोरी, डाका, लूट के मामले जिसको साहस कहा जाता था भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य तथा दंड पारुष्य कहा गया। कंटक शोधन, ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदेष्टि तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य और व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चरण के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब मौर्यकालीन समाज, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यकाल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पहली कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर मेगस्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी उसका, और अशोक के अभिलेखों से। तो अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के अभिलेख, इनसे उस समय के समाज की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। इन वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार और छता, वैदेहक, सूत, चांडाल आदि का भी उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को उसने भुला दिया है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी, यह कहा जा सकता है। फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा ये अधिक अच्छी स्थिति में थी और उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की उनको अनुमति थी। ये सांची का स्तूप दिखाया गया है और ये अशोक स्तंभ, जो मुख्य स्तंभ है अशोक का, सारनाथ का, उसका ये चित्र दिखाया गया है। और ये अशोककालीन अभिलेखों की लिपि है और बाद में इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद में ये जानकारी हमारे सामने आई थी। तो ये था मौर्य साम्राज्य तक का जो प्रशासन था, किस प्रकार से उसका समाज था, इसके बारे में हमने जानकारी की थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इसके आगे जो शुंग वंश है उस वंश की हम बात करेंगे।